हाय स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। और आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटिकल हाय स्टूडेंट, स्वागत है एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। और आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर नंबर 4। और इसमें हम लोग ये सिद्ध करने वाले हैं कि जो राजनीति विज्ञान है वो विज्ञान है कि नहीं है। ठीक है ना। पहले हमने सिद्ध किया था कि कुछ ऐसे तथ्य और फैक्ट राजनीति विज्ञान में पाए जाते हैं जो कि नहीं भी पाए जाते हैं। उसके आधार पर हम लोग ये सिद्ध किए थे कि राजनीति विज्ञान वास्तव में विज्ञान नहीं है। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के बारे में। ठीक है। कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसे फैक्ट, कुछ ऐसे विचार और थॉट जानने वाले हैं हम लोग। उस थॉट के जरिए हम ये प्रूव कर पाएंगे कि राजनीति विज्ञान वास्तव में विज्ञान है। ठीक है ना। और ये थॉट किसी और ने नहीं दिया है बल्कि उन विद्वानों ने दिया है जिन्होंने राजनीति विज्ञान को विज्ञान माना है। बात करते हैं हम लोग, क्या वास्तव में राजनीति विज्ञान विज्ञान है? तो चलिए पहले आगे देखते हैं हम लोग राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता। और इस कुछ हेडिंग के माध्यम से, यहाँ पे जो हेडिंग दी गई है इस हेडिंग के माध्यम से हम ये प्रूव करेंगे कि वास्तव में राजनीति विज्ञान विज्ञान है। ठीक है ना। पहले हम बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे विद्वान हैं जैसे बक्ल महोदय, ठीक, और कामटे महोदय। ठीक है। ये दोनों बहुत प्रसिद्ध विद्वान हैं। इन्होंने कहा कि यदि हम राजनीति विज्ञान को विज्ञान से कंपेयर करें, विज्ञान से तुलना करते हैं तो ये गलत होगा। ये गलत क्यों होगा? क्योंकि राजनीति विज्ञान का अपना जो प्रकृति होता है वो अलग होता है और वास्तव में जो विज्ञान होता है उसका जो अपना प्रकृति होता है वो अलग होगा। अर्थात जो राजनीति विज्ञान है उसको सिंपल विज्ञान से हम लोग अगर कंपेयर कर रहे हैं तो ये कंपेयर करना, तुलना करना हमारे लिए त्रुटिपूर्ण होगा। वहीं गार्नर महोदय इस बात का प्रमाण देते हैं। गार्नर महोदय कहते हैं राजनीति में कि गार्नर महोदय कहते हैं कि यदि किसी भी तथ्य के बारे में, किसी भी बिंदु के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में अगर हमें बेहतरीन अनुभव, ठीक है ना, हमें बेहतरीन अनुभव हो, ठीक है, ज्ञान हो, तो इसी को हम लोग कहेंगे विज्ञान। और इसको हम लोग राजनीति में फॉलो नहीं कर सकते हैं। गार्नर महोदय का ये कथन है कि यदि किसी भी ज्ञान की राशि को किसी वस्तु के बारे में अनुभव से, प्रेक्षण से उसका जो ज्ञान है हम प्राप्त कर लेते हैं तो यही कहलाता है विज्ञान, जो कि राजनीति में इसको कंपेयर करना गलत होगा। लेकिन फिर भी आज हमारे पास विज्ञान, ये जो विद्वान हैं, विद्वानों के द्वारा कुछ ऐसे तथ्य और प्रमाण दिए गए हैं जिसके आधार पर हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि वास्तव में राजनीति विज्ञान क्या है? विज्ञान है। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले पहला हेडिंग हम लोग देखते हैं और पहले हेडिंग में हम लोग देखेंगे कि क्या राजनीति विज्ञान को विज्ञान माना जा सकता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है राजनीति विज्ञान का ज्ञान क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित। ठीक है ना। वास्तव में राजनीति विज्ञान का जो ज्ञान होता है क्या वो क्रमबद्ध है, व्यवस्थित है? अगर वास्तव में क्रमबद्ध और व्यवस्थित है तो राजनीति विज्ञान क्या कहलाएगी? विज्ञान कहलाएगी। क्यों ऐसा कहलाएगी? क्योंकि देखिए विज्ञान की जो हम लोग परिभाषा जानते हैं, विज्ञान की जो परिभाषा जानते हैं उस परिभाषा में हम लोग जानते हैं कि क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित जो ज्ञान होता है यही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या जो राजनीति विज्ञान में जो ज्ञान है वो क्रमबद्ध है, सुव्यवस्थित है। अगर क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित है तो राजनीति विज्ञान को क्या मानेंगे हम लोग? विज्ञान मानेंगे। तो पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखिए जब राजनीति विज्ञान का अध्ययन हम लोग शुरू से, प्रारंभ से स्टार्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि वास्तव में राजनीति विज्ञान की परिभाषा के दृष्टिकोण में दो बिंदु हम लोग पढ़े थे। पहला जो था वो था पारंपरिक, ठीक है, और दूसरा जो था वो था आधुनिक या व्यवहारवादी। ठीक है ना। तो देखिए जब हम लोग पारंपरिक के बारे में पढ़े थे तो एक बार हम लोग राज्य के बारे में पढ़े थे, फिर उसके बाद राज्य को राजनीति के अध्ययन के रूप में पढ़े थे, फिर जो है सरकार को राजनीति के अध्ययन के रूप में पढ़े थे, फिर एक बार राजनीति और जो राज्य और सरकार दोनों है उसको राजनीति के अध्ययन के रूप में पढ़े थे। ठीक है ना। तो ये जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्रम से और व्यवस्थित रूप से चलते चले आ रहे हैं। देखिए प्रारंभतः हम लोग देखेंगे राज्य को, ठीक है ना, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे सरकार को,
और फिर उसके बाद हम लोगों ने अध्ययन किया सरकार और राज्य दोनों का, ठीक है। और अंत में हम लोग देखते हैं कि जो आधुनिक व्यवहारवादी दृष्टिकोण आ जाता है, ये जो आधुनिक व्यवहारवादी दृष्टिकोण आ जाता है, तो आधुनिक व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण आता है, इसमें हम लोग राजनीति में सरकार को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, राज्य को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं और व्यक्ति के सारे पक्षों को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि जो भी हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं राजनीति के बारे में, जो भी हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं, वो कहीं ना कहीं क्रमबद्ध तरीके से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 क्रमबद्ध तरीके से हम लोग ऊपर से नीचे तक अध्ययन करते चले आ रहे हैं। तो हमने ये प्रूव किया कि वास्तव में राजनीति विज्ञान का अगर हमें अध्ययन करना है तो पहले पारंपरिक, उसके बाद पारंपरिक में जितने भी चीजों का अध्ययन करना है उसको अध्ययन करना है, और उसके बाद जो है आधुनिक का अध्ययन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया कि वास्तव में राजनीति विज्ञान में भी जो ज्ञान होते हैं वो क्रमबद्ध होते हैं और सुव्यवस्थित होते हैं। इतना ही नहीं, थोड़ा सा हम भारतीय संविधान को उठा करके देख लेते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल जो है 395 जितने अनुच्छेद हैं उनको सुव्यवस्थित ढंग से क्या किया गया है, क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया गया है। यानी कि क्रम बाय क्रम की किसके बाद क्या आएगा, किसके बाद क्या आएगा, किसके बाद क्या आएगा, एक दूसरे से रिलेट करके, एक दूसरे को व्यवस्थित करके हम लोग अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट्स को उठा करके देखा, एक भारतीय संविधान को उठा करके देखा, फिर राजनीति का अध्ययन उठा करके देखा। तो हमने दोनों चीजों को देखा कि वास्तव में हम लोग इसको क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन कर रहे हैं, और यदि क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन कर रहे हैं तो यही क्या कहलाएगा, राजनीति विज्ञान कहलाएगा। क्योंकि जो वास्तव में विज्ञान होता है उसमें 2 ही पॉइंट हैं, यही कि जो है वो सुव्यवस्थित होना चाहिए और क्रमबद्ध होना चाहिए जो हमारे पास ज्ञान है। तो हमने यहाँ पे प्रूव किया कि भाई वास्तव में जो भारतीय संविधान की अगर बात उठा के देखें या फिर अध्ययन पद्धति की बात उठा करके देखें तो वास्तव में इन दोनों में क्रमबद्धता और व्यवस्थित सारी चीजें हैं। जितने भी फैक्ट, जितने भी बिंदु हैं, जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी विचार हैं, वो कहीं ना कहीं व्यवस्थित और क्रमबद्ध हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट में दिया हुआ है कि अध्ययन की सामग्री की प्रकृति में अस्थायित्व एवं एकरूपता, ठीक है ना। अध्ययन की सामग्री में अस्थायित्व एवं एकरूपता। तो यहाँ पे हमें समझने वाली बात है कि क्या राजनीति विज्ञान में भी जो उसके अध्ययन की वस्तु की सामग्री है उसमें अस्थायित्व है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग सिंपल बात करें विज्ञान के वस्तु के बारे में, विज्ञान के किसी भी सामग्री के बारे में, तो वहां पे कोई एक वस्तु हो जाएगी, ठीक है, कोई भी एक मशीन हो जाएगी, ये उसकी सामग्री है, ठीक है, विज्ञान की। लेकिन वही राजनीति की बात करें तो राजनीति का जो सामग्री है वो क्या हो गया है, मानव है। राजनीति का जो सामग्री है क्या है, मानव है, और विज्ञान की सामग्री जो है वो क्या है, वस्तु है, ठीक है ना। तो विद्वानों ने कहा कि वास्तव में इन दोनों का जो प्रकृति है, ठीक है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से डिफरेंस है। जितना दृढ़ ये वस्तु हो सकता है, जितनी इसमें अस्थायित्व होती है, वास्तव में मानव में नहीं होगी, ये सत्य बात है। किंतु इसे भी नहीं नकारा जा सकता है कि मानव में किसी भी प्रकार का अस्थायित्व नहीं होता है। किन्हीं विशेष स्थिति में वास्तव में व्यक्ति के अंदर भी अस्थायित्व आ जाती है। जैसे अगर हम लोग बात करें चुनाव के समय की, ठीक है, चुनाव के समय की, तो वहां पे सभी नागरिकों को ये पता होता है कि हाँ, हमें क्या करने जाना है भाई, हमें अपने मत को डालने जाना है और अपने प्रतिनिधि को चुनना है जो जाकर के सरकार बनाने वाले हैं, पार्लियामेंट में जाकर के सरकार बनाने वाले हैं, या फिर हमें अपने ग्राम के प्रधान को चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज हमें समझना है कि वास्तव में उस समय जो होता है सभी लोगों में एकरूपता और अस्थायित्व होता है, सभी व्यक्तियों में, सभी नागरिकों में अस्थायित्व होता है और सभी नागरिकों में एकरूपता होता है कि हाँ, वास्तव में हमें किसी न किसी प्रतिनिधि को चुनना है जो हमारे लिए क्या हो, बेहतरीन हो, जो हमारे भविष्य का चिंता कर सके, जो हमें हर पक्ष में आगे लेकर के जा सके, ऐसे प्रतिनिधि को हमें चुनना है। तो यहाँ पे सभी के अंदर कहीं ना कहीं अस्थायित्व और एकरूपता विद्यमान हो जाती है, ठीक है।
आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं तीसरे पॉइंट को। तीसरा पॉइंट जो है वो है सर्वमान्य तथ्य। वास्तव में विज्ञान की यदि बात करें तो विज्ञान का जो सिद्धांत किसी एक पार्टिकुलर प्लेस पे चलता है, वही सिद्धांत पूरे वर्ल्ड में चलता है, पूरे संसार में चलता है। जो भी सिद्धांत हो, चाहे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत उठा करके देख लिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण अगर यहाँ पे मान्य है तो हर जगह उसे मान्य रखा जाएगा, ठीक है। वहीं यदि हम लोग बात करें राजनीति में सर्वमान्य तथ्य की, तो राजनीति में सर्वमान्य तथ्य की बात हो जाती है। एक भारत के प्रसिद्ध विद्वान थे कौटिल्य, ठीक है, भारत के प्रसिद्ध विद्वान थे कौटिल्य। इन्होंने जो है एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, और इस अर्थशास्त्र में उन्होंने बताया है कि वास्तव में व्यक्ति जो होता है, ठीक है, व्यक्ति जो होता है उसके हाथ में अगर शासन सत्ता आ जाती है और वह शासन सत्ता का दुरुपयोग करता है, अगर वह शासन सत्ता का दुरुपयोग करता है तो सिर्फ और सिर्फ गृहस्थ व्यक्ति ही नहीं बल्कि जो संत हैं, साधु हैं, जो वनों में रहने वाले हैं, जो तपस्या करने वाले हैं, वो भी इनका क्या करेंगे, विरोध करने पे उतारू हो जाएंगे, ठीक है। और यदि उसका सुप्रयोग बेहतरीन ढंग से प्रयोग करे तो यही व्यक्ति कहीं ना कहीं इसका साथ देते हैं, ठीक है, साथ देते हैं और अपने भविष्य का भी कोई चिंता नहीं करते हैं, भविष्य का, ठीक है। तो ये दो बातें हैं और इनका ये मानना है, कौटिल्य का ये मानना है कि वास्तव में ये सिद्धांत, ये पद्धति सर्वमान्य है। चाहे किसी भी राज्य में जाकर के, किसी भी राज्य से किसी भी शासन पद्धति को उठा करके देख लिया जाए, यदि जो शासन करने वाला व्यक्ति है वो अगर निरंकुश हो जाता है तो वो क्या करता है, वो जितने भी वहां के, चाहे वो गृहस्थ व्यक्ति हो, चाहे वन में रहने वाले हो, चाहे साधु संत हो, वो उनका विरोध करने पर उतारू हो जाते हैं। और ये सत्यता है, वास्तव में यही पद्धति को हर जगह लागू की जाती है। और यही कारण है कि इतिहास में हम लोग बहुत से क्रांति को उठा करके देखेंगे, जैसे फ्रांस की क्रांति हो गई, ब्रिटेन की क्रांति हो गई, अमेरिका की क्रांति हो गई, हर जगह की क्रांतियों को उठा करके देखेंगे, कहीं ना कहीं सत्ताधारी जो बल है अपने शक्तियों का निरंकुश तरीके से प्रयोग करना स्टार्ट किया और सभी लोगों ने उसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। उसी की देन थी फ्रांस की क्रांति, उसी की देन थी अमेरिका में क्रांति, उसी की देन थी ब्रिटेन में क्रांति, सब जगह यही सिद्धांत लागू हुआ। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया कि वास्तव में राजनीति में भी कुछ ऐसे बिंदु हैं जो सर्वमान्य तत्व को क्या करते हैं, मतलब सर्वमान्य तत्व हैं, हर जगह वो फॉलो किए जाते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कार्य और कारण में पारस्परिक संबंध, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं और देखेंगे कार्य और कारण में पारस्परिक संबंध। अब हम लोग राजनीति के जो विभिन्न प्रकार के कार्य हैं उनको देखेंगे और देखेंगे क्या उनके जो कार्य हैं वो एक ही कारण है, क्योंकि राजनीति विज्ञान में हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीति विज्ञान का ये फैक्ट है कि एक परिणाम के कई कारण हो सकते हैं या एक ही कारण के कई परिणाम हो सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा राजनीति सोशल साइंस में ये है कि एक ही कारण के कई परिणाम और कई कारण के एक ही परिणाम हो सकते हैं, ऐसा राजनीति विज्ञान में पॉसिबल है। राजनीति विज्ञान में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर कोई एक ही कारण है तो उसके कई मतलब एक ही परिणाम होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो विभिन्न प्रकार की क्रांतियां हुई हैं उसके पीछे जो सुव्यवस्थित ढंग से, क्रमबद्ध ढंग से धीरे धीरे एक एक करके बेस तैयार होता गया, फाइनली वो जो है क्रांति के रूप में बदल गया। क्योंकि जब हम लोग इतिहास में क्रांति को उठा करके देखते हैं तो विभिन्न प्रकार की क्रांतियों के पीछे तत्कालिक कारण और जो है परंपरागत कारण और भी कई तरीके के कारण को हम लोग पढ़ते हैं और उसमें विभिन्न कारणों को देखते हैं, तब जाकर के फाइनल हम देखते हैं कि परिणाम के स्वरूप वो क्रांति हो जाती है, ठीक है। कार्य और कारण में पारस्परिक संबंध, तो वास्तव में इसमें अगर हम लोग इस पॉइंट को उठा करके देखते हैं कार्य और कारण में पारस्परिक संबंध में, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को यदि उठा करके हम लोग देखते हैं
तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं हर जगह जो लोकतंत्र व्यवस्था है, लोकतंत्र, ठीक है, ये जो लोकतंत्र का व्यवस्था है इसमें जो कार्य होंगे उसके वही परिणाम होंगे। जैसे कहने का मतलब यह है, लोकतंत्र में जो प्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधि वो चुन करके जाते हैं, और इनके चुने जाने का कारण क्या है? इनके चुने जाने का कारण यही है कि ये जो है शासन को संभालेंगे, शासन को संभालेंगे। तो कारण हो गया, ठीक है, कारण हो गया। कार्य क्या हो गया भाई? कार्य इनका यही है कि ये जा करके अब शासन करने का काम करेंगे, और जितने भी राज्य में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनके कार्यों को सुव्यवस्थित तरीके से, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से उनके कार्यों को देखेंगे और उनके भविष्य का कहीं ना कहीं चिंता करेंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति को चुन करके हम लोग सदन में भेजते हैं, सभा में भेजते हैं, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा में भेजते हैं, तो हमारे लिए कानून बनाता है, और हमारे विपरीत अगर कानून बनाता है तो ये हमारे लिए समस्या का विषय हो जाता है। और इसके लिए कहीं ना कहीं हमारा एक स्वतंत्र पक्ष जो होता है, न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका वो होता है। और ये न्यायपालिका जो होता है उस जो बनाई गई विधि होती है उस विधि से हमें मतलब उस विधि को खत्म करके, उस विधि को शून्य घोषित करके उस प्रॉब्लम से हमें क्या कर देता है? आजाद कर देता है। तो हमारा क्या है भाई, यहाँ पे है कि ये कारण क्या था? कारण ये था कि हमें शासन करने के लिए कुछ व्यक्ति को चुनना है, ठीक है ना। शासन करने के लिए किसी न किसी व्यक्ति को चुनना पड़ेगा, वो जाएगा, राज करेगा, ठीक है, शासन प्रशासन देखेगा, ठीक है, और शासन प्रशासन के साथ साथ वो जो कार्य करेगा उस कार्य के तहत हमारे भविष्य का भी फैसला आ जाएगा, या फिर हमारे वर्तमान का फैसला आएगा। हमें नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, इन सारी चीजों को ध्यान रखने का काम वो करेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये कारण है, इन दोनों में पारस्परिक संबंध है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पर्यवेक्षण तथा परीक्षण संभव, ठीक है ना। वास्तव में जब हम जब इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को उठा करके देखते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को उठा करके जब हम लोग देखते हैं, जब इसी लोकतंत्र की व्यवस्था को उठा करके देखेंगे, ठीक है, तो हमें यह पता चलेगा कि वास्तव में लोकतंत्र में अगर हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू है, तो वो कहीं ना कहीं हितों की बात करेगा। वो भी किनके हितों की बात करेगा? नागरिकों के हितों की बात करेगा, सामाजिक हित की बात करेगा, समाज के लोगों के हित की बात करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पर्यवेक्षण जब हम लोग करते हैं तो फाइनली हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का जो पर्यवेक्षण बच करके आता है, पर्यवेक्षण का मतलब जो चीजें निकल करके आती है, जो फाइनल उसका रिजल्ट निकल करके आता है, वो यही निकल करके आता है कि नागरिकों का और सामाजिक हितों के पक्ष में कौन सी व्यवस्था काम करती है? लोकतांत्रिक व्यवस्था काम करती है। यही अगर हम राजतंत्र की व्यवस्था की बात करें, अगर हम लोग राजतंत्र की, तो राजतंत्र की व्यवस्था को उठा करके देखा जाए तो ये व्यक्तियों के हितों की या फिर समाज के हितों की, नागरिकों के हितों की बात ना करके किसके हितों की बात करता है? वो बात करता है राजतंत्र में जो राज करता है या फिर जो बड़े बड़े धनी वर्ग होते हैं उनके हितों की बात करता है। तो इसका पर्यवेक्षण ये निकल करके आता है कि वास्तव में जब हम राजतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं तो वहां पे जो हित निकल करके आते हैं वो कहीं ना कहीं बड़े जो वर्ग के लोग होते हैं, जो धनिक वर्ग के होते हैं, सामंत होते हैं, उनके हितों की बात करता है, राजा के हितों की बात करता है। लेकिन जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, इसका जब परीक्षण करते हैं, लोकतंत्र व्यवस्था का परीक्षण करते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र वास्तव में किसकी बात करता है? तो व्यक्ति के, नागरिकों को और समाज के हितों की बात करता है, ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा भविष्यवाणी की क्षमता, ठीक है ना। भविष्यवाणी की क्षमता, भविष्यवाणी की क्षमता में हम लोग देखते हैं, कुछ विद्वान हैं कहते हैं कि अगर यदि हम लोग ये मान भी लेते हैं कि अगर हम लोग ये मान लें कि राजनीति में हम लोग अगर ये मान के चलते हैं कि राजनीति में भविष्यवाणी करने की क्षमता न हो, ठीक है ना, भविष्यवाणी की क्षमता न हो,
ठीक है। इन्होंने कहा कि अगर हम मान के चलें कि राजनीति में वास्तव में भविष्यवाणी करने की क्षमता न हो, ठीक है, क्योंकि इसका ऐसा नेचर होता है, इसका प्रयोगशाला इतना बड़ा होता है, क्योंकि जितने भी ये व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति राजनीति विज्ञान की सामग्री होते हैं, इसका कोई पार्टिकुलर वस्तु सामग्री होता नहीं है। तो व्यक्ति अगर राजनीति विज्ञान के सामग्री हैं और उनके भविष्यों की यदि हम लोग बात करें तो एक फिक्स भविष्य की तो बात कर नहीं सकते हैं, एक निर्धारित भविष्य की बात नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति का भविष्य यही होगा, इस व्यक्ति का भविष्य यही होगा, ठीक है। लेकिन जब वस्तु होता है, वस्तु के विशेष भविष्य की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर इसकी भविष्यवाणी सही नहीं होती है तो विद्वान जो होते हैं वो तर्क देते हैं कि वास्तव में जो विज्ञान होता है उसका भी भविष्यवाणी हर जगह सही नहीं होता है, गलत हो जाता है, ठीक है। कुछ विद्वान ये भी तर्क देते हैं कि यदि हम ऐसा मान के चले कि राजनीति विज्ञान की भविष्यवाणी सही ना हो तो क्या 100% ये श्योर थोड़ी है कि जो विज्ञान है उसका जो है भविष्यवाणी सही ही हो। कई बार ऐसा होता है कि विज्ञान की भी भविष्यवाणी गलत हो जाती है। यही बात को राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने बेस बना करके, आधार बना करके बताया कि चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं इसकी यदि बात करें भविष्य की क्षमता की, हम ये मान लेते हैं कि राजनीति विज्ञान में भविष्य को बताने की क्षमता नहीं है, भविष्य को जानने की क्षमता नहीं है, तो ये 100% श्योर भी नहीं है कि जो विज्ञान है उसके अंदर भी ये कैपेबिलिटी हो, ये काबिलियत हो कि 100% जो कहेगा वही होगा, या फिर 100% उसका जो भविष्यवाणी होती है सही होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि विज्ञान की भी दी हुई जो भविष्यवाणी होती है वो गलत हो जाती है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यही समाप्त होता है। अगर आप अभी तक टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो जल्दी से टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको बेहतरीन क्लासेस दी जा रही हैं और अभी से एग्जाम को सिर्फ पास करने की गारंटी नहीं ली जाएगी, टॉप कराने की गारंटी ली जाएगी। तो आप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए और तैयारी कीजिए। थैंक यू।